हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे अपने चैनल करखी एजुकेशनल हब पर। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, कल हम क्लास 10th साइंस फिजिक्स का लेक्चर नंबर 3 अपलोड किए हैं। आपका चैप्टर नंबर 1 लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट चल रहा है। इसका लेक्चर नंबर 3 अपलोड हो चुका है। आशा करता हूं कि आप जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे और लेक्चर को कंटिन्यूअस देख रहे होंगे। अगर आप इस तरह से कंटिन्यूटी बनाए रखें आप अपनी, तो श्योर है कि जो फिजिक्स पार्ट में 25 नंबर बोर्ड में आता है क्वेश्चन, वो 25 का 25 लाने की कोशिश मेरी रहेगी। अब कल हमने क्या पढ़ा? नंबर 1 पॉइंट पे हम ये पढ़े थे गोलीय दर्पण क्या होता है तथा इससे प्रकाश का परावर्तन। दूसरा समतल दर्पण, तीसरा समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो गोलीय दर्पण क्या होता है इसको पहले समझ लें। बच्चों, गोलीय दर्पण का मतलब है कि कोई कांच का खोखला गोला होगा, किसी कांच का खोखला गोला होगा और यह जो खोखला गोला हो यह किसी दर्पण का भाग बन सके। यानी किसी कांच के ऐसे खोखले गोले को जो एक दर्पण का भाग बन सकता हो, उसे कहा जाता है गोलीय दर्पण। उसे क्या कहा जाता है? गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण दो प्रकार के होते हैं। बीच से कट करने पर दो स्थिति बनती है, एक ये वाली स्थिति और एक ये वाली स्थिति। इस स्थिति में हम अगर पॉलिश ऊपर से कर दें तो रिफ्लेक्शन कल बताया गया आपको अंदर से होगा। अगर पॉलिश अंदर से कर दें तो रिफ्लेक्शन आपको बताया गया कल बाहर से होगा, उभरे हुए तल से होगा। तो अगर अंदर वाले तल पे अगर इसके बाहर वाले तल पे पॉलिश की है और अंदर वाले तल से इसका परावर्तन होता हो प्रकाश का, तो यह आपका दर्पण अवतल दर्पण है। यह दर्पण कैसा है? अवतल दर्पण है। और अवतल दर्पण को हम इंग्लिश में कॉनकेव मिरर बोलते हैं। कॉनकेव मिरर जिसके बाहरी सतह पे पॉलिश की होगी और अंदर वाले सतह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता होगा, और जिसके अंदर वाले सतह पर अंदर वाले सरफेस पे पॉलिश की और बाहरी वाले सतह से रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट होता हो, उसको बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर, उत्तल दर्पण। इसके नेचर पे इसका नाम भी रखा गया। इसका नेचर क्या होता है? इसका नेचर जो अंदर से पॉलिश की हो, बाहर से पॉलिश की हो, अंदर से इसका रिफ्लेक्शन होता हो। तो आप देखे हैं कि बाहर से पॉलिश की है, अंदर से रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो यह आपका अवतल दर्पण है। कैसा दर्पण है? अवतल दर्पण है। अब जब ये अवतल दर्पण है तो इसको मैं अच्छे तरीके से बना करके आपको बता दिया हूं इसके पहले भी, और एक बार फिर से बता दे रहा हूं कि ये ऐसा होता है। इसमें क्या होता है, जो मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें, पैरेलल एक्सिस के समांतर जो प्रकाश की किरणें चलती हैं, वो किसी एक पॉइंट पर सेंट्रलाइज होती हैं, जिसको हम फोकस कहते हैं। अभी हम आगे पढ़ेंगे। तो इसके बिहेव पर, इसके व्यवहार पर इसका नाम पड़ा है कन्वर्जिंग मिरर, अभिसारी दर्पण। और यह लाइट को रिफ्लेक्ट करता है, डाइवर्ज करता है। यह लाइट को क्या करता है? डाइवर्ज करता है। और जब यह लाइट को डाइवर्ज करेगा तो कुछ इस तरह की कंडीशन बनेगी, जैसे ये वाली कंडीशन बन सकती है। इसमें मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरण चलेगी तो इस तरह से क्या होगी? डाइवर्ज होगी, और ये फोकस इधर प्रतीत होगा इसका यहाँ पे। तो ये डाइवर्ज करता है, इसका मतलब ये अपसारी प्रकृति का है। तो इसकी प्रकृति अभिसारी और इसकी अपसारी, इसकी डाइवर्जिंग नेचर और इसकी कन्वर्जिंग नेचर। उसके बाद समतल दर्पण क्या होता है? तो जिसका एक सतह प्लेन हो तथा दूसरे सतह पर पॉलिश की हो, तो इसे कहते हैं समतल दर्पण। और समतल दर्पण से प्रतिबिंब का बनना मैं आपको कल बताया था। इसमें प्रतिबिंब किस प्रकार बनता है, तो एक वर्बली आप समझ लीजिए कि समतल दर्पण से प्रतिबिंब सीधा आभासी वस्तु के समान आकार का और वस्तु से समान दूरी पर, और आप कह सकते हैं कि लेटरली इन्वर्जन होता है। यानी कि आप कह सकते हैं इस तरह से कि दायां का बायां और बायां का दायां दिखाई देता है। तो ये प्रतिबिंब बनता है किससे? समतल दर्पण से। आज का हमारा क्या टारगेट है? आज हमको क्या पढ़ना है? तो आज पढ़ना है गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं। जैसे परिभाषा में पोल क्या है, यानी ध्रुव क्या है। उसके बाद आप देखेंगे कि रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है और सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, फोकस क्या है और फोकल लेंथ क्या होता है और प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है। यह चीज आप देखेंगे इसमें गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं में।
उसके बाद देखेंगे गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से बनेगा, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। एक क्वेश्चन एमसीक्यू वाला क्वेश्चन आ सकता है यहां से। गोलीय दर्पण आपको दो बताए गए, दोनों से प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं। तो 6 पर प्रतिबिंब अवतल वाले से बनता है और 2 कंडीशन में प्रतिबिंब उत्तल वाले से बनता है। ये पूरा आपको बताया जाएगा। नियम बताने के बाद इसका फॉर्मेशन भी आपको बताया जाएगा। इसके बाद रहेगा प्रतिबिंब तथा इसके प्रकार, जो एक आसान टॉपिक है कि इमेज क्या होता है और ये इमेज कितने प्रकार के होते हैं। तो आशा करता हूं कि आप इसको समझ गए होंगे कि आज हमको पढ़ना क्या है। आप इसको नोट कर लीजिए। मुझे इस पार्ट को इरेज करना है और अपने नए टारगेट के साथ आगे और नए जोश के साथ आगे बढ़ते रहना है। ठीक है, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आशा करता हूं कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब हमारा आज का टॉपिक है गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं या गोलीय दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, यानी कि डिफिनेशन रिलेटेड स्फेरिकल मिरर। डिफिनेशंस रिलेटेड स्फेरिकल मिरर। अब सबसे पहला पॉइंट हम ये देख लें, पहले हम दर्पण को बना लें। दर्पण को जो बनाना है हमें, यानी जो दर्पण आपको बताया गया उस दर्पण को पहले बना लिया जाए। तो सबसे पहला दर्पण बनाइए आप। पहला दर्पण ये बन गया, इसके बाहर से पॉलिश कर दीजिए। ये बाहर से पॉलिश हो गई, ठीक है। और इससे एक नॉर्मल ये लाइन खींच दीजिए और ये लाइन ऐसी रहे कि दर्पण के बिल्कुल मिड पॉइंट पे रहे, बीचों बीच पॉइंट पे रहे। जितना डिस्टेंस ऊपर से उतना डिस्टेंस नीचे भी हो। तो यहाँ एक पॉइंट होता है पोल और एक यहाँ पॉइंट होता है फोकस पॉइंट और एक यहाँ पॉइंट होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसी तरह इस दर्पण में भी होता है, उत्तल वाले में भी होता है। ये तो आपका अवतल वाला दर्पण है। इसी तरह उत्तल दर्पण में भी होता है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें भी बनता है इमेज। आप ऐसी कंडीशन इसमें भी लाएंगे, ठीक है। इससे इसका सभी पॉइंट इस तरफ होगा। ये पोल हो गया, ये फोकस हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया, ठीक है। और ये आपका मिरर हो गया। तो सबसे पहली डिफिनेशन इसमें यही है कि ध्रुव क्या है, यानी कि पोल क्या है। ध्रुव, पोल, यानी कि दर्पण का ध्रुव क्या होता है, इसको समझना है कि दर्पण का ध्रुव किसे कहते हैं। तो ध्यान देना, ध्रुव का मतलब ये वाला पॉइंट। अब ये पॉइंट क्या है, तो ध्यान दीजिएगा, मैं अभी बताया हूं कि जो लाइन खींची गई है ये मिडिल में होना चाहिए, जितना डिस्टेंस ऊपर से उतना डिस्टेंस नीचे। तो इसकी डिफिनेशन क्या बनी, दर्पण के मध्य बिंदु को, दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। कोई भी दर्पण हो जो उसका मध्य बिंदु होगा, तो इसकी डिफिनेशन आप नोट कर सकते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं, P से। ये देखिए जो पॉइंट आप देख रहे हैं P, ये आपका क्या है, ध्रुव है। क्या है, ध्रुव है। यह पॉइंट क्या है, ध्रुव है। यह पॉइंट क्या है, ध्रुव। तो पोल जो होगा वह हमेशा दर्पण के मिड पॉइंट पे होगा। ये डिस्टेंस और नीचे से डिस्टेंस क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये पोल हमेशा जो है आपका मिड पॉइंट पे होगा, किसके, दर्पण के। तो ये पहली डिफिनेशन हो गई दर्पण का ध्रुव। नीचे मैं इरेज कर रहा हूं टारगेट को, और टारगेट आप याद रखिएगा कि किस हिसाब से हमको आगे बढ़ना है। आगे देखिए, ये ध्रुव की परिभाषा हो गई, ध्रुव की किसे कहते हैं। इसके बाद है वक्रता केंद्र। इसके बाद क्या है, दूसरी परिभाषा है वक्रता केंद्र। क्या होता है वक्रता केंद्र, ये आपकी दूसरी हेडिंग होगी, वक्रता केंद्र। इसको इंग्लिश में कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ
कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है? आप इसमें पॉइंट सी देख रहे होंगे, पॉइंट सी, ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ये क्या है? सेंटर ऑफ कर्वेचर है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? यानी केंद्र। केंद्र का मतलब ये समझिए कि जो गोले का केंद्र होगा, क्योंकि ये दर्पण किससे बना हुआ है? दर्पण किसी खोखले गोले का भाग होगा, कट करके बनाया गया होगा। अब यह जो दर्पण आप देख रहे हैं, यह दर्पण अगर देखा जाए तो पूरा गोला इस तरह से मिल करके बनेगा। यानी कि ये जो दर्पण आप इसमें बनाए हैं, ऐसे दर्पण जो बनाए हैं, तो इसमें अगर इसके पूरे पार्ट को बनाया जाए तो ये ऐसा पार्ट रहा होगा, ऐसा पार्ट रहा होगा, ठीक है। ये पूरे गोले का एक पार्ट रहा होगा और कट किया गया होगा, उसके बाद दर्पण बना होगा। तो इसके जो मिडिल पॉइंट होंगे, इसको सेंटर बोलेंगे, इसको फोकस बोलेंगे और इसको क्या बोलेंगे? पोल। तो इसका मतलब परिभाषा क्या बन गई? परिभाषा क्या बन गई? किसी गोले के केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, जबकि यह गोला किसी दर्पण का भाग हो। यानी ऐसा ऐसे गोले का केंद्र हो जो किसी दर्पण का भाग हो, तो उसके केंद्र को हम क्या कहते हैं? दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। देख रहे हैं आप, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है आपका, और ये किसी गोले से बना होगा, तो इसके सेंटर ऑफ कर्वेचर आप परिभाषा नोट कर सकते हैं। यानी कि परिभाषा क्या हो गई? परिभाषा नोट कर लीजिए। गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का, आप जानते हैं दर्पण किससे बनता है? खोखले गोले से। जिस खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उस खोखले गोले के केंद्र को, या ऐसे लिख सकते हैं, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। इसे सी से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो ये आपकी डिफिनेशन बन गई। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। इसे कैपिटल सी से या सी से प्रदर्शित किया जाता है या करते हैं। अब अगली डिफिनेशन क्या है? तो अगली डिफिनेशन आपकी है कि वक्रता त्रिज्या क्या होती है, अर्थात वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं, ठीक है। और ये डिफिनेशन आपकी एकदम बिल्कुल सिंपल है और सरल है, इसी से बन जाएगी आपकी डिफिनेशन। देखिएगा, आशा करता हूं कि आप ध्रुव की डिफिनेशन नोट कर लिए होंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं। आप इस दर्पण से अगर वक्रता केंद्र बनाना चाहते हैं इससे, तो इसे भी बना सकते हैं। देखिएगा, ऐसे बनेगा। ये आपका पॉइंट हो गया, ये गोला इस तरह से बना होगा, इस तरह से, और इधर पॉइंट कहीं गोले का केंद्र होगा ये, और ये P हो गया आपका, ये F हो गया। तो ये जो गोला बना है और जिससे दर्पण काट के बनाया गया है, इसके केंद्र को क्या कहेंगे? गोलीय दर्पण का जो केंद्र होगा उसी को क्या कहेंगे? वक्रता केंद्र के। तो आप इसको, ध्रुव को मैं इरेज कर रहा हूं, ध्रुव डिफिनेशन आप समझ गए होंगे। अब आगे क्या है? वक्रता त्रिज्या। इसको इसलिए नहीं इरेज कर रहा हूं क्योंकि इससे आप वक्रता त्रिज्या समझ जाएंगे। वक्रता त्रिज्या ये इंपॉर्टेंट है, इससे संबंध का एक सूत्र आएगा अभी आगे। वक्रता त्रिज्या इंग्लिश में कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है? रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी। देखो, कोई भी डिस्टेंस होगी, कोई भी दूरी होगी, वो हमेशा दर्पण के ध्रुव से मापी जाएगी। क्यों? क्योंकि ये दर्पण के मध्य बिंदु में होता है, मध्य पॉइंट पे होता है, और हमें कोई भी दूरी मापना होगा तो हम इसी ध्रुव से ही मापेंगे। कोई भी डिस्टेंस मापनी होगी, फोकस दूरी लेनी है, इसी डिस्टेंस से लेंगे, इसी से लेंगे, ध्रुव से ही। तो हम वक्रता त्रिज्या को कैसे परिभाषित करेंगे? तो कहेंगे, एक परिभाषा तो ये बन सकती है कि दर्पण के ध्रुव से वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी क्या बन सकती है कि
किसी यानी गोलीय दर्पण जिस खोखले का गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। देख रहे हैं, यही तो त्रिज्या है ना इसकी, क्योंकि ये सेंटर है तो सेंटर से सरफेस, ये सरफेस इसका है तो सेंटर से सरफेस तक की डिस्टेंस क्या होती है? त्रिज्या होती है। तो आप डेफिनेशन एक ये बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं या दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन ये बन सकती है जो आसान डेफिनेशन है, किसी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को, वक्रता केंद्र तक की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो आप दोनों डेफिनेशन नोट कर सकते हैं। पहली डेफिनेशन, आप पहली डेफिनेशन क्या नोट करेंगे? किसी दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र तक की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या, इसकी दो डेफिनेशन बताया हूं मैं, वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? हाँ, इसे आगे और नोट कर लीजिएगा। इसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। अब देखिएगा, यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? ये जो डिस्टेंस मिली आपकी ये कैपिटल आर हो गई। क्या हो गई? कैपिटल आर। इसी तरह से यहां से यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई? कैपिटल आर हो गई। क्या हो गई? कैपिटल आर। तो इसमें भी हम कैपिटल आर इसी को लिखेंगे। अब एक दूसरी डेफिनेशन क्या बन सकती है? या गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके त्रिज्या को, उसके त्रिज्या को दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ये एक डेफिनेशन बन गई और इसे किससे लिखा जाता है? आर से। इसे आर से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये वक्रता त्रिज्या की डेफिनेशन हो गई और वक्रता त्रिज्या को हम हमेशा क्या लिखेंगे? आर से लिखेंगे। ठीक है। इसके बाद अगली डेफिनेशन है मुख्य फोकस या फोकस पॉइंट, फोकस बिंदु। तो आशा करता हूं कि आप वक्रता केंद्र को समझ गए होंगे और वक्रता त्रिज्या को भी समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज करना चाहता हूं, वक्रता केंद्र को। अब देखिए मुख्य फोकस क्या होता है, मुख्य फोकस किसे कहते हैं? तो इसके पहले अगर आप लेक्चर नंबर 3 देखे होंगे तो वहां पर आपको जब मैं व्यवहार के आधार पर मिरर के काइंड्स, मिरर के प्रकार बताया था, तो 2 प्रकार का बताया था, अभिसारी और अपसारी। अभिसारी और अपसारी बताते समय मैं आपसे यह कहा था कि जो मुख्य अक्ष के समांतर चलती हैं प्रकाश की किरणें, वह या तो फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से होकर जाती हुई प्रतीत होती हैं। और फोकस से होकर जाती हैं या फोकस से जाकर जाते हुई प्रतीत होती हैं, तो उसी बिंदु को हम क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। तो डेफिनेशन आप आराम से नोट कर सकते हैं और देख सकते हैं कि डेफिनेशन हम कैसे इसकी देंगे। तो आपकी अगली हेडिंग होगी, मुख्य फोकस। मुख्य फोकस
मुख्य फोकस की इंग्लिश होती है मेन फोकल, ठीक है, या प्रिंसिपल फोकस बोल दें, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल। तो स्पेलिंग याद रखिए, PRINCIPAL, प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस। तो प्रिंसिपल फोकस क्या होता है, इस पॉइंट को समझ लीजिए। देखिए, जैसे आप पहले ये मिरर बना लीजिए, एक ये वाला मिरर, ये वाला मिरर बना लीजिए। जैसे आपने ये मिरर बनाया, तो इस मिरर को बनाने के बाद आपने हर एक पॉइंट को देखा। इस पॉइंट को क्या कहते हैं, पोल कहते हैं। और यहां पर एक पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं, फोकस। और यहां पर एक पॉइंट होता है, इसको क्या कहते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी आपको मिलेगी, ध्यान दीजिएगा, इसमें क्या प्रॉपर्टी मिलेगी या इसकी डिफिनेशन कैसे देंगे। तो जो भी मुखच के समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी, जो भी जितनी भी प्रकाश की किरणें मुखच के समांतर चलेंगी, सब दर्पण से परावर्तन के बाद जिस बिंदु से होकर जाएंगी, जिस बिंदु से होकर जाएंगी, या एक और कंडीशन में बन सकती है ऐसे, एक और कंडीशन ऐसे बन सकती है, देखिएगा, आप अंदर से पॉलिश कर दीजिए। इसके पहले आप बाहर से पॉलिश किए थे, अब अंदर से पॉलिश कर दीजिए, ठीक है। तो ये आपका पोल हो गया, ये फोकस पॉइंट हो गया, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब ये कौन सा दर्पण बना हुआ है, आप देख करके बताइए कौन सा दर्पण है। ये दर्पण उत्तल दर्पण है, तो इसका डाइवर्जिंग नेचर होता है, ये प्रकाश किरणें फैलाएगा, ऐसे फैलाएगा, ये इस तरह से फैल जाएंगी प्रकाश किरणें, ये इस तरह से फैल जाएंगी, ठीक है। तो लेकिन अगर ये देखा जाए तो आभासी रूप से किससे, जिस पॉइंट से आभासी रूप से जाती हुई प्रतीत होंगी, उसे क्या कहेंगे हम, फोकस कहेंगे। क्या कहेंगे, फोकस। तो ये आपका फोकस पॉइंट हो गया। क्या हो गया, फोकस पॉइंट। अब फोकस पॉइंट की परिभाषा क्या देंगे, परिभाषा कैसे लिखेंगे कि फोकस पॉइंट की परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा नोट कर लेंगे। मुख्य अक्ष के, मुख्य अक्ष यही है, पी और सी को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। अभी बताता हूं मुख्य अक्ष क्या होता है। मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर चलने वाली, मुख्य अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हैं, जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, या मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उस बिंदु को दर्पण का मुख्य फोकस कहते हैं। मुख्य फोकस कहते हैं। इसे कैपिटल एफ, इसे कैपिटल एफ से प्रदर्शित करते हैं। तो इस पॉइंट को आप नोट कर लीजिएगा और आशा करता हूं समझ गए होंगे। देखो, मिलती है तो मिलेंगी किसमें, मिलेंगी अवतल दर्पण में, और मिलती हुई प्रतीत होंगी किसमें, उत्तल दर्पण में। मिलती हुई प्रतीत होंगी उत्तल दर्पण में, और मिलेंगी किस पर, मिलेंगी किस दर्पण में, अवतल दर्पण में। और प्रदर्शित किससे करेंगे, कैपिटल एफ से, ठीक है। तो ये आपका हो गया मुख्य फोकस। क्या हो गया, मुख्य फोकस। नोट कर लीजिएगा इसको, मैं ऊपर वाला इरेज कर रहा हूं, वो करता त्रिज्या को, आप इसको नोट कर लिए होंगे। अब आगे अगला जो आपका पॉइंट आएगा डिफिनेशन में, वो आएगा फोकस दूरी। इससे फोकस दूरी की डिफिनेशन में निकल जाएगी। फोकस दूरी, ये नई हेडिंग आपकी होगी, फोकस
दूरी इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, अब देखिएगा फोकल लेंथ क्या होती है। तो जैसे आप मिरर बना लीजिए, मिरर, एक मिरर ये हो गया, ये कॉनकेव है, और एक ये मिरर बना लीजिए, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स है। अब इसके मिड पॉइंट में जो होगा P होगा, ये F होगा, ये C होगा। और एक बात ध्यान रखिएगा हमेशा कि P और F से जितनी डिस्टेंस होगी उतनी F से C की डिस्टेंस होगी, यानी P से F की जो दूरी होगी वही दूरी C से F की भी होगी, यानी कि इसकी और इसके बीच की दूरी क्या होगी, बराबर होगी। यानी पी एफ बराबर किसके होगा, सी एफ के। ये हमेशा याद रखिएगा, ये दूरी हमेशा बराबर रखिएगा। ठीक है, पी हो गया, ये सी हो गया, ये एफ हो गया, और ये क्या हो गया, सी। ठीक है, अब यहां बात आई कि फोकस दूरी क्या होता है। तो आसान सी परिभाषा है, क्या, दर्पण के ध्रुव से फोकस यानी मुख्य फोकस तक की दूरी को क्या कहते हैं, दर्पण की फोकस दूरी कहते हैं। आसानी परिभाषा एकदम है, नोट कर लीजिए। दर्पण के ध्रुव से, दर्पण के ध्रुव से मुख्य फोकस तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं, यानी डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकल पॉइंट, फोकस पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन पोल एंड फोकस पॉइंट इज नोन एज फोकल लेंथ। फोकस दूरी कहते हैं इसे स्मॉल एफ से प्रदर्शित करते हैं। ये पॉइंट आपका पूरा हुआ कि फोकस दूरी क्या होती है। अब जैसे यहां से जो देख रहे हैं आप, यहां से यहां तक की डिस्टेंस, यही क्या है, फोकस दूरी है। इसमें यहां से जो यहां तक की डिस्टेंस देख रहे हैं, यही क्या है, फोकस दूरी है। ठीक है, P से F तक की डिस्टेंस क्या है, फोकस दूरी है। और P से F तक की जो डिस्टेंस होगी वही C से F तक की भी डिस्टेंस होगी। ध्यान रखिएगा, P से F तक की डिस्टेंस C से F तक की डिस्टेंस के बराबर होगी, हमेशा ये इक्वल दूरी पे होगा। ठीक है, जितना दूरी ये होगी उतना ही दूरी ये होगी। ठीक है, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, मुख्य फोकस को। इसके बाद है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष क्या होता है इसको भी समझ लीजिए, प्रिंसिपल एक्सिस। मुख्य अक्ष एक छोटी सी डिफिनेशन है। मुख्य अक्ष बार बार नाम आ रहा है, मुख्य अक्ष, इसमें इसके पहले भी नाम आया था मुख्य अक्ष। तो ये मुख्य अक्ष क्या होता है इसको भी समझ लीजिए। ठीक है, उसके बाद मैं आपको एक रिलेशन बताता हूं जो बहुत बेहद ही इंपॉर्टेंट रिलेशन है, और कंफर्म है कि सवाल यहां से जरूर आएगा, चाहे 1 नंबर हो या 2 नंबर हो, पक्का यहां से होगा। ठीक है, अब देखिएगा, जैसे आप नई हेडिंग बनाएंगे, मुख्य अक्ष, इसको इंग्लिश में क्या कहेंगे, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष। तो मुख्य अक्ष क्या है, सीधी डिफिनेशन है कि जो पोल और सेंटर को मिलाने वाली रेखा होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर को जो मिलाने वाली रेखा होती है उसी को क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस, यानी ध्रुव तथा वक्रता त्रिज्यक को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। आप डिफिनेशन नोट कर लीजिएगा, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं।
मुख्य अक्ष कहते हैं। अब यहां एक इंपॉर्टेंट फार्मूला है, वो इंपॉर्टेंट फार्मूला क्या है और वो फार्मूला कैसे आया इसको बताऊंगा भी मैं। फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध, ये इंपॉर्टेंट है। वक्रता त्रिज्या में, चाहे ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछ ले कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध होता है, एमसीक्यू क्वेश्चन बन सकता है, या फोकस दूरी दे करके आपसे वक्रता त्रिज्या पूछ सकता है, वक्रता त्रिज्या दे करके आपसे फोकस दूरी पूछ सकता है। ठीक है, तो फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध अब कैसे निकालेंगे इसको मैं ऊपर एरेज कर रहा हूं, उसके बाद इसको बता रहा हूं कि आप कैसे निकालेंगे फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। रटने की जरूरत नहीं है, यहां आपको कुछ रटना नहीं, हर चीजें समझ समझ के पढ़ना है, और समझ समझ के पढ़ेंगे तो आगे हम जो 25 नंबर पक्का है फिजिक्स से, ये आप अपने टारगेट को अच्छे तरीके से प्राप्त कर लेंगे। और अगर रट करके पढ़ेंगे तो आज पढ़े कल भूल सकते हैं, कल पढ़े परसों भूल सकते हैं, लेकिन आप समझ करके पढ़ेंगे तो ये आपको हमेशा याद रहेगा। आशा करता हूं आप फोकस दूरी नोट कर लिए होंगे और प्रिंसिपल एक्सिस भी नोट कर लिए होंगे। मैं इनको इरेज कर रहा हूं। और आपकी नई हेडिंग जो बनाई गई है वो क्या है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये आपकी नई हेडिंग है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। ठीक है, यही आपकी नई हेडिंग है, फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। अब देखिए कैसे संबंध निकालेंगे हम। तो आप फिगर बनाइए, सबसे पहले किसी एक से निकाल लीजिए, चाहे अवतल से या उत्तल से, किसी एक से निकाल लीजिए, बाकी सबके पूरे दोनों दर्पण के लिए वही आएगा। जैसे मैं अवतल से निकाल रहा हूं, देखिएगा ये आपका दर्पण हो गया, इसके मिड पॉइंट से एक रेखा निकलती है जिसको क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस कहते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है P, और यहाँ से एक डिस्टेंस पे पॉइंट होता है जिसको क्या बोलते हैं F, और जितनी डिस्टेंस ये होगी उतनी डिस्टेंस पे एक और पॉइंट होगा जिसको क्या बोलते हैं C। ये आपको पहले बताया गया। ठीक है, अब देखिएगा मैं आपसे बता चुका हूं कि P से F तक की दूरी क्या होगी, P से F तक की दूरी ये होगी फोकस दूरी। क्या होगी, फोकस दूरी। और इसको किससे लिखेंगे, F से। और P से C तक की दूरी क्या होगी, ये भी बता चुका हूं, वक्रता त्रिज्या होगी। क्या होगी, वक्रता त्रिज्या, P से C तक की दूरी। तो P से C तक की दूरी इसको भी याद रखिएगा, और P से F तक की दूरी इसको भी याद रखिएगा। मुझे लाना क्या है, R और F में संबंध, क्योंकि फोकस दूरी को F से और वक्रता त्रिज्या को R से, इसे दोनों में संबंध निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालूंगा देखिएगा ध्यान से। आप इस चित्र को लिखेंगे, चित्र 1.1। ठीक है, और यहां लिखेंगे चित्र 1.1 से, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं चित्र का। चित्र 1.1 से क्या लिखेंगे, PC बराबर, PC मतलब ये डिस्टेंस पूरी, PC बराबर क्या लिख सकते हैं, PF प्लस CF लिख सकते हैं कि नहीं। देखिएगा PC का मतलब देखो, ये एक लाइन है, यहां पॉइंट P बना हुआ है, और यहां पॉइंट C बना हुआ है, और यहां पॉइंट P है, F है, F। अब मुझे यहां से यहां तक की डिस्टेंस को लिखना है, तो मैं इसको और इसको ऐड कर दूं तो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। ये देखिएगा PC बराबर क्या लिख सकता हूं, PC मतलब ये डिस्टेंस, तो लिख सकता हूं PF और प्लस CF। तो आ गया कि नहीं आ गया, PC आ गया कि नहीं आ गया। यानी कि PC बराबर लिख सकता हूं PF और प्लस CF, इसको इसमें ऐड कर दो तो ये पूरा आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। तो इसका मतलब PC बराबर क्या हो जाएगा, PF प्लस CF। अब आपको बता चुका हूं मैं, ठीक है, कि क्या, चूंकि PF बराबर CF, इसके पहले ही बताया हूं क्या, कि ये जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस आपस में इक्वल होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ये P से F तक की दूरी और F से C तक की दूरी बराबर होनी चाहिए। तो आप एक को इस यहां से हटा दीजिए, तो ये PC बराबर क्या हो जाएगा, आप जो है CF को हटा दीजिए, CF की जगह पे PF रख दीजिए, तो PF प्लस PF। अच्छा, कुछ बच्चे सोचेंगे क्यों CF को हटाया गया, ये भी सोच सकते हैं कि CF को क्यों हटाया गया, क्यों PF को नहीं हटाया गया।
तो सी एफ को इसलिए हटाया गया है क्योंकि पी एफ जो आपकी है ये दूरी पता है एफ है और यही फोकस दूरी है, यही क्या है फोकस दूरी है। तो जब ये फोकस दूरी आपकी है तो फोकस दूरी है, हमको यही संबंध लाना है इसी में, तो हम इसको हटाएंगे नहीं बल्कि इसको हटा देंगे क्योंकि ये डिस्टेंस आपको पता नहीं है, तो ये डिस्टेंस हट जाएगी यहां से। तो अब बताओ पी एफ जुड़ जाएगा तो क्या आ जाएगा, पी सी बराबर 2pf, पीसी बराबर 2pf। अब देखिएगा पीसी क्या है, चित्र में देख करके बताइए पीसी क्या है, चित्र में देख के बताइए तो पीसी क्या है। तो आप लिखेंगे सर पीसी बराबर दर्पण की वक्रता त्रिज्या, दर्पण की वक्रता त्रिज्या है, और दर्पण की वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से। उसके बाद पीएफ क्या है, पीएफ क्या है तो कहेंगे सर ये दर्पण की फोकस दूरी है, दर्पण की फोकस दूरी है जो आपको चित्र में दिखाई गई है और इसको एफ से लिखा जाता है। तो अब आप वैल्यू रख दीजिए, पीसी की जगह पे क्या रखेंगे आर, तो ये हो जाएगा आर, ये क्या हो जाएगा पीसी की जगह पे आर, और 2 जैसे है वैसे रहने दीजिए। पीएफ की जगह पे क्या रख सकते हैं एफ, तो आर बराबर 2f, या इसी को आप ऐसे आर बराबर 2f में याद रखिए या ऐसे याद रखिए एफ इक्वल टू आर बाई 2। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला, ये आपका एक फार्मूला मिल गया, एफ इक्वल टू आर बाई 2। रटना नहीं है, कहां से आया ये बताया गया आपको, प्रूफ के साथ बताया गया कि एफ इक्वल टू आर बाई 2 ये कैसे हुआ। अब यहां से एक निष्कर्ष लिख सकते हैं कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। फोकस दूरी की एक डिफिनेशन निकल गई क्या, किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। और वक्रता त्रिज्या की एक और डिफिनेशन आ गई, किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसके फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है। नोट कर सकते हैं ना, यहां से देखिए किसी दर्पण की वक्रता त्रिज्या उसकी फोकस दूरी के 2 गुने के बराबर होती है, या किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या के क्या होती है, आधी होती है। तो आप इस फार्मूले को नोट कर लीजिए और लगाइए, ये इंपॉर्टेंट है, ये क्या है इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछ सकता है कि किस दर्पण की फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, तो आपका आंसर होगा एफ इक्वल टू आर बाई 2, एफ इक्वल टू आर बाई 2। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आपसे न्यूमेरिकल क्वेश्चन कैसे पूछेगा, आंकिक प्रश्न कैसे पूछेगा, कहेगा एक उत्तल दर्पण है या एक अवतल दर्पण है, उसकी फोकस दूरी 25 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी। तो आप एफ की वैल्यू 25 रखिए, आर की वैल्यू निकाल दीजिए। या ऐसे पूछ सकता है कि एक दर्पण है जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो आर की जगह पे 10 रख दीजिए, क्योंकि वक्रता त्रिज्या को किससे लिखते हैं, आर से लिखते हैं। तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या 10 है तो आर की जगह 10 रखेंगे तो एफ की वैल्यू यहां से निकल सकती है। तो आप यहां से एफ की वैल्यू भी निकाल सकते हैं और यहां से आर की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां से आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चन या तो मिलेगा या तो यही फार्मूला ही पूछ लेगा, 1 नंबर में एमसीक्यू वाले क्वेश्चन में ये पूछ सकता है। और अगर कहेगा कि नहीं संबंध स्थापित कीजिए, तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन बनेगा आपका कि संबंध स्थापित कीजिए कि फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है। ठीक है, आशा करता हूं इस पॉइंट को समझ गए होंगे। इसके बाद हमारी एक लास्ट टॉपिक बची हुई है जिसका नाम क्या था, प्रतिबिंब बनाने के नियम, दर्पण से प्रतिबिंब बनाने के नियम या दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। तो दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम क्या हैं, ये बहुत आप जल्दी समझ जाएंगे, बहुत कम टाइम में समझ जाएंगे। नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, आगे बढ़ता हूं, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल में काम आएगा अभी आगे जब न्यूमेरिकल लगवाऊंगा मैं। अगली हेडिंग होगी दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम, कौन से दर्पण, गोलीय दर्पण। ठीक है, तो यहां लिखेंगे समतल दर्पण आप पढ़ चुके हैं ना, गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब बनने के नियम। इंग्लिश में अगर नोट करना चाहते हैं तो इंग्लिश में नोट कर लीजिएगा, रूल्स फॉर ऑब्टेनिंग इमेजेस फॉर्म्ड बाई स्फेरिकल मिरर। तो आप इसको इंग्लिश में भी नोट कर लीजिएगा। अब देखो कितने नियम हैं, तो जनरली आपको 3 नियम पढ़ लेना है, 3 नियम से ही इमेज फॉर्मेशन पूरा हो जाएगा, कोई भी दर्पण हो। सबसे पहला ये है कि
जो भी प्रकाश किरणें दर्पण के मुख अक्ष के समांतर चलेंगी वह दर्पण से परावर्तन के बाद हमेशा मुख फोकस से होके जाएंगी। किससे होके जाएंगी? मुख फोकस से। पहला नियम, दर्पण से या दर्पण के मुख अक्ष के समांतर चलने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात मुख फोकस से होकर जाती हैं। मुख फोकस अर्थात मुख फोकस यानी कैपिटल एफ से होकर गुजरती हैं या जाती हैं, या जाती हुई प्रतीत होती हैं भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, जाती हैं या जाती हुई प्रतीत होती हैं, दोनों लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप, ये दर्पण बन गया एक। ठीक है, ये इसका पॉइंट P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। जो भी प्रकाश किरणें मुख अक्ष के समांतर चलेंगी, ये मुख अक्ष है, वो किससे होके जाएंगी? इससे। ठीक है, ये मुख अक्ष के समांतर चल रही है, ये किससे होके जा रही है? ठीक है, इससे होके जा रही है। ठीक, दूसरा है, अगर दर्पण उत्तल हो गया, सपोज कर लो दर्पण ये वाला आपको मिल गया, ऐसा मिल गया, तो इधर आपका हो जाएगा क्या? यहाँ P हो जाएगा, यहाँ F हो जाएगा, यहाँ C हो जाएगा। तो मुख अक्ष के समांतर प्रकाश की किरणें चलेंगी। ठीक है, और इधर भी आप बना लीजिएगा डॉटेड लाइन में, ये मुख अक्ष है, तो इससे प्रकाश किरणें चलेंगी इसके समांतर। तो आप जानते हैं ये डाइवर्जिंग नेचर का होता है, ये फैला देगा, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये फोकस से होकर जा रही है, प्रतीत होगा इसमें। ठीक है, तो ये प्रतीत हो रही है, इसमें जाएगी, इसमें प्रतीत होगी। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसमें जब इमेज फॉर्मेशन करेंगे आप किसी भी दर्पण से, तो ये इंपॉर्टेंट है। ये पहला नियम यही है कि जो भी मुख अक्ष के समांतर प्रकाश किरणें चलेंगी वो किससे होकर जाएंगी? मुख फोकस से होकर जाएंगी। पहला नियम है। दूसरा है, वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद उसी रास्ते से वापस लौट जाती हैं। वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद या परावर्तन के पश्चात उसी रास्ते से वापस, या उसी मार्ग से लिख सकते हैं, उसी मार्ग से वापस लौट जाती हैं या लौट जाती हुई प्रतीत होती है, निकल सकते हैं आप, लिख सकते हैं। ठीक है, लौट जाती हैं। आशा करता हूं आप ये नोट कर लिए होंगे। मैं इसको इरेज कर रहा हूं, इसका भी चित्र बना लीजिए आप। एक और नियम है, वो भी जल्दी से हो जाएगा, बहुत टफ नहीं है, बहुत आसान है। ठीक है, देखिएगा, जैसे ये दर्पण हो गया आपका अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर हो गया ये। ठीक है, ये आपका हो गया F, और ये हो गया C, ये हो गया P। तो अगर कोई प्रकाश किरण इससे होके जाएगी, सपोज कर लो इससे होके जाएगी, ठीक है, यहाँ से जा रही है, तो ये टकरा करके पुनः टकराएगी यहाँ, और पुनः ही उसी रास्ते से क्या होगी? वापस लौट जाएगी। ऐसे ही वापस लौट जाएगी, जिससे जाएगी उसी से क्या हो जाएगी? वापस लौट जाएगी। दूसरी, आप उस दर्पण के लिए बना लीजिए, अवतल के लिए ऐसा होगा, देखिएगा कैसे। ये आपका P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? आती हुई प्रतीत होगी ये, और इस तरफ से इधर ऐसे आ रही है, ये जा रही है, उसके बाद इधर से क्या हो? जाती हुई रिटर्न प्रतीत होगी कि इसी तरफ से रिटर्न जा रही है। ठीक है, बना लीजिएगा।
तीसरा नियम और लास्ट नियम है, इसके बाद हम अपने इस लेक्चर को समाप्त करेंगे। आशा करता हूँ आपको हर एक चीज़ें, हर एक टॉपिक समझ में आ रही होंगी अच्छे तरीके से। तीसरा और लास्ट नियम है, ये तीसरा नियम आपका है। तीसरा नियम क्या है कि जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर गुजरेंगी, जो प्रकाश किरणें फोकस से होकर जाएंगी, फोकस से होकर जाती हैं, फोकस से होकर जाती हैं, परावर्तन के बाद या परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती हैं, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाती है। यही 3 नियम पढ़ लीजिए, आप इमेज फॉर्मेशन पूरा कर सकते हैं। समांतर हलवा एकदम हो जाएगा आपका, इमेज फॉर्मेशन आपका हलवा एकदम लगने लगेगा। समांतर हो जाती हैं, ठीक है। इसका भी इमेज बना देता हूं मैं, कैसे बनेगा देखिएगा आगे। जैसे आपका ये हो गया अवतल दर्पण, ये हो गया पोल, ये हो गया F और ये हो गया C। तो जो प्रकाश किरणें इससे जाएंगी, ये देखिए दर्पण से टकराई हैं, ये मुख्य अक्ष है ना ये, तो ये इसके समांतर हो जाएंगे, ये समांतर होगी, ठीक है। ये इधर से जा रही है और ये इधर से मुख्य अक्ष के समांतर हो गई परावर्तन के बाद, ठीक है। इसके बाद इस वाले से भी बना लीजिए, इसमें परावर्तन, इसमें जो है जाती हुई प्रतीत होंगी। ये आपका P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा कि प्रकाश किरणें इससे जाती हुई प्रतीत होंगी फोकस से, और टकराने के बाद, जैसे ये जाती हुई प्रतीत हो रही है, टकराने के बाद क्या होगी, मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। ये आपका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के क्या हो जाएंगे, समांतर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये आपकी प्रकाश किरणें जाती हुई प्रतीत हो रही हैं, उसके बाद ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। और ये किससे जाती हुई प्रतीत हो रही है, F से, और ये जा रही है F से, ठीक है। तो ये 3 नियम बेहद इंपॉर्टेंट हैं। आशा करता हूँ आपको वीडियो की हर एक चीज़ें पसंद आई होंगी। अगर आपको लेक्चर हमारा पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल करके एजुकेशनल हब को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको हमारी वीडियो सबसे पहले, हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुँचे और आप हर एक लेक्चर को अच्छे तरीके से वेल मेंटेन तैयार करते रहें। अगर आप इस तरह से अपनी मेंटेनेंस बनाए रखेंगे तो आपको 25 नंबर फिजिक्स में दिलाने की गारंटी मैं लेता हूं। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ख्याल रखें, और जो भी कैंडिडेट को, जो भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत होती है, कोई टॉपिक समझने में प्रॉब्लम आती है, तो वह कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कमेंट को लिख सकता है कि क्या परेशानी है, और उसके परेशानी को दूर किया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।